गांव में शादीशुदा लड़कियों की सुहागरात के दिन कोई उन्हें उठा ले जा रहा है और उनका रेप करके मार देता है। खूनी इतना शातिर है कि पुलिस के लिए एक किलू भी नहीं छोड़ रहा, जिससे कि पुलिस खूनी तक पहुंच पाए। पुलिस वालों को हर दिन अलग अलग लड़कियों की लाशें मिल रही थी, यहाँ तक कि वह लड़कियां अपनी सुहागरात की ड्रेस भी चेंज नहीं कर पाती और गायब हो जाती हैं। अब अगले दिन फिर से एक नए लड़के की शादी होती है, लेकिन दूसरे दिन उस लड़की की भी लाश गाँव के पुलिया के पास मिलती है। पुलिस वाला सत्या ऋतु की लाश देखकर समझ जाता है कि ऋतु को मारने से पहले उसका रेप किया गया है। वहीं सत्या को ऋतु की लाश के पास एक पैर का निशान मिलता है। उसे देखकर सत्या का शक यकीन बदल जाता है। सत्या कहता है जरूर खूनी का हाइट 6 या 7 फीट के बीच में है। तभी रथु का पति दौड़कर सत्या के पास आता है और कहता है सर कहीं रथु के आशिक ने तो नहीं रथु को मार दिया। ये सुनकर पुलिस वाले रथु के आशिक को जेल में डालकर उसकी जमकर पिटाई करते हैं, जिससे बेचारा ऋतु का आशिक झूठ बोल देता है कि हाँ मैंने ही ऋतु को मारा है। और जब रथु के आशिक को सत्या के पास ले जाया जाता है तो वह कहता है सर मैंने ऋतु को नहीं मारा, बल्कि मैंने इसलिए झूठ बोला था कि ये लोग मेरी बहुत बेरहमी से पिटाई कर रहे थे। तभी एक पुलिस वाला आकर सत्या से कहता है सर उसी गाँव से फोन आ रहा है, गाँव वालों को एक और लाश मिली है। सत्या तुरंत क्राइम स्पॉट पर जाकर देखता है तो पता चलता है कि लड़की की अभी अभी नई शादी हुई थी और उसने अपने सुहागरात के दिन की ड्रेस भी चेंज नहीं की है। साथ ही इस लड़की को भी रेप करके मारा गया है। और यहाँ राधा अपने पति तिरुपति को एक डॉक्टर के पास ले जाती है और कहती है डॉक्टर साहब हम दोनों का बच्चा नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा पति सोता मेरे बगल में है लेकिन कुछ करता नहीं है। तब डॉक्टर कहता है तुम लोगों को वो वाला काम करना होगा, तभी तुम्हारा बच्चा होगा। अब शाम को सत्या अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, तभी उसे कुछ याद आता है और वह फौरन उसी क्राइम स्पॉट पर जाकर चेक करता है तो वहाँ उसे रथु का मोबाइल मिलता है। सत्या मोबाइल को ले जाकर चार्ज करता है और मोबाइल को ओपन करके देखता है तो सत्या को मोबाइल के अंदर ऋतु की वीडियो दिखाई देती है, जिसमें ऋतु का खून करने वाला आदमी भी दिखाई दे रहा था, जो कि ऋतु से उसकी सुहागरात के बारे में डिटेल में पूछ रहा था। बेचारी ऋतु डर के मारे खूनी को अपनी सुहागरात के बारे में बताने लगती है, जिसके बाद खूनी ऋतु के साथ उसी तरीके से इंटीमेट होता है। ये वीडियो देखकर पुलिस स्टेशन में खड़ी हुई औरत कांस्टेबल के पसीने छूट जाते हैं। अगले दिन पुलिस वाले गाँव वालों को खूनी का आवाज सुनाते हैं, लेकिन कोई भी खूनी की आवाज पहचान नहीं पा रहा था। और आखिरी बार खूनी की आवाज चंदू को सुनाई जाती है, जिसे सुनकर चंदू कहता है पक्का ये आवाज उस फोटोग्राफर की है। फिर सत्या फोटोग्राफर को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाता है, जहाँ उसकी आवाज को खूनी की आवाज से मिलाया जाता है, लेकिन उसकी आवाज मैच नहीं कर रही थी। तब फोटोग्राफर का वकील आकर उसको छुड़ाने के सारे प्रूफ लाया था कि जब ये हादसा हुआ तब फोटोग्राफर यहाँ पर था ही नहीं। जिसके बाद गांव का सरपंच अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर पुलिस स्टेशन देने आता है, जहाँ सत्या सरपंच से कहता है सरपंच जी आप अपनी बेटी की शादी और कुछ दिनों बाद करिए, क्योंकि गांव में शादीशुदा लड़कियों को खूनी अपना शिकार बना रहा है। सुनकर सरपंच बोलता है मैं गाँव से अलग हूँ और मेरी बेटी पर कोई आंख भी उठाए इतनी किसी की मजाल नहीं। सत्या सरपंच को बहुत समझता है, लेकिन सरपंच नहीं मानता है और वह अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करवाता है। शादी होने के बाद सरपंच की बेटी की सुहागरात होने के बाद लड़की सुबह अपनी सहेली को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जाती है और यहाँ कुछ पुलिस वाले भी हैं जो सरपंच की बेटी पर नजर रखे हुए थे। रास्ते में पुलिस वाले एक दुकान पर चाय पीने लगते हैं, लेकिन तभी वह स्टेशन की तरफ देखते हैं तो सरपंच की बेटी वहाँ से गायब हो चुकी थी। और यहाँ खूनी सरपंच की बेटी से भी उसकी सुहागरात के बारे में पूछता है। बेचारी लड़की डर के मारे उसको अपनी सुहागरात के बारे में बताती है, जिसके बाद खूनी भी सरपंच की बेटी के साथ उसी तरीके से इंटीमेट होता है। तभी वहाँ पर सत्या की पुलिस फोर्स पहुंच जाती है, लेकिन खूनी सभी पुलिस वालों पर हमला करने लगता है। क्योंकि खूनी अपना चेहरा ढके हुआ था तो कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था और उसे सत्या देख लेता है। सत्या खूनी पर गोली चलाना चाहता था, लेकिन सत्या खूनी को